कि पूरे क्वेश्चंस ना केस स्टडीज के एक जगह रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक जगह जो केस स्टडीज रहेगा ना उसको हम लोग एक जगह सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो हमको पता रहेगा कि हम जब उसको पढ़ेंगे तो हमारा माइंड लगेगा कि इस कौन से चैप्टर का है, कहाँ से आया है, एक एक चीज हम उसको वहां से को रिलेट करते चले जाएंगे। लेकिन अगर अभी मैं केस स्टडी पढ़ाऊंगा तो जस्ट बुक के नीचे में है, तो हमको नॉलेज है भाई कि ऊपर वाला टॉपिक पढ़े उसी का केस स्टडी है, इसलिए मैं अभी केस स्टडी को ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्लियर है? ओके ठीक। सर, वो आप टेस्ट लोगे बोले ना, तो रिटर्न में भी हाँ होगा, हाँ, तो मतलब केस स्टडी अभी पढ़े नहीं, आप ऐसे मतलब क्वेश्चन देखो देके मेरे को एक्चुअली पूछना मेरा, हाँ मतलब, आज मंडे है, इसलिए मैं मंडे, हाँ 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 ठीक है, सही बोले आप। आज मंडे है, मेरा टेस्ट है संडे को, मैं पूरा प्री प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ। आज आज कल परसों 3 दिन के अंदर ना, अब ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, 3 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब चैप्टर नंबर 2 हम लोग का टोटल 3 दिन में ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चौथा दिन हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। मतलब थर्सडे फ्राइडे तक मेरा क्या होगा, केस स्टडी सॉल्व होगा, और उसके पहले तक ये पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो जो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे ना, तो आपको अभी जैसे जितना भी पढ़ते जा रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करके चलना है, उसका नॉर्मली क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है। केस स्टडीज को अभी आपको रोक के रखना है, केस स्टडी को अभी मैं पूछूंगा नहीं, अभी पेपर में भी केस स्टडी नहीं पूछूंगा। ठीक है? यस। हाँ, चलो अभी तक और किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को पूछनी है? एक बार बोल दो, सबको वॉइस आ रही है क्या क्लियर? एक बार मेरे को वो बात करो तो मेरे से, सब एक बार बोलो मेरे को। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक, कोई एक बंदा है, पर देख लेता हूँ सबको मैं, सब कनेक्टेड है। चलो नया चीज बात करते हैं, आज अपन नया टॉपिक लेके चलते हैं। हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, चैप्टर्स का नाम आप लोग को पता है क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा जिसको हम लोग को एक जनरल गाइडलाइन के रूप में मिलता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन दो बंदे लोग ने निकाला था। एक हम लोग देखे थे भाई, पहला भी देख करके आए, 14 प्रिंसिपल्स देख करके आए। कौन है जो 14 प्रिंसिपल्स कंट्रीब्यूट किया, क्या नाम है उसका जो 14 प्रिंसिपल्स निकाला है? हेनरी फयोल। हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स निकाला है, और उसने वो जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें भी ज्यादा फोकस लगाया है, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग था। और उसने अलग से 14 प्रिंसिपल्स डेवलप्ड किया है। वो 14 प्रिंसिपल्स हमने अच्छे से स्टडी किया, एक एक प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग अच्छे से डील किया है। क्लियर है वहां तक आप सबको? यस सर। ठीक, अब दूसरा देखो भाई, दूसरा एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। एक बंदा है F.W. टेलर, उसने भी कुछ प्रिंसिपल्स निकाला है, और उसको क्या लिखा है, देखो हेडिंग क्या लिखा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। मतलब मैनेजमेंट में साइंस लाया है ये क्या क्या मैनेजमेंट। अभी तक ऊपर में क्या हुआ था कि मैनेजमेंट जो था ना, उस मैनेजमेंट को अपन क्या बोला था, वहां पर जो पढ़े थे वो मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू था। हेनरी फयोल जो भी बताया था ना, वो मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैनेजर ऐसा करना चाहिए, मैनेजर को वो करना चाहिए, मैनेजर को ये करना चाहिए। बट आपका F.W. टेलर जो है ना, F.W. टेलर वो फोकस किया है वर्कर पे। किस पे फोकस किया है? वर्कर पे। और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट निकाला। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में साइंस लाना। ठीक है, जैसे F.W. टेलर कौन है भाई? F.W. टेलर कब पैदा हुआ? 1856 को उसका बॉर्न हुआ था। कहां हुआ है? यूएसए में हुआ है। हेनरी फयोल कहां पैदा हुआ था भाई? फ्रांस में। कहां हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, फिर उसने F.W. टेलर ने 1878 को ज्वाइन किया मिडवेल स्टील कंपनी में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ये कौन सा इंजीनियर है? मैकेनिकल इंजीनियर। वो माइनिंग इंजीनियर किया था। यूजिंग हिज मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड, टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक। इसने अपना मतलब जब इंजीनियरिंग करा था ना, उस समय कौन सा स्टडी किया था? ये साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक यूज किया था। इसने साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक यूज किया था। ही वॉज
primarily concerned about the efficiency of work and optimum utilization of resource को अच्छे से यूज करना, मतलब नॉट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स को लेके काम कर रहा था। ये टेलर प्रिंसिपल एंड टेक्निक वेयर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ही कंडक्ट इन फैक्ट्रीज वेयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन लैक ऑफ प्लानिंग वर्किंग मेथड वेयर हैब्जार्ड। तो देखो क्या लिखा है, वो फैक्ट्री को देखते हुए ना, फैक्ट्री को देखते हुए अपना एक साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्निक निकाला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पेपर में पूछेगा नहीं भाई कि इसने कब पैदा किया था, क्या किया था इसको, इसका जैसे कि अपन बात करते हैं हेनरी फेयल को किसके नाम से जाना जाता है, हेनरी फेयल वाज अ फादर ऑफ, किसका फादर है, मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट, मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट का। वैसे अपन बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर बिकम अ फेमस फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको क्या बोला गया है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये किसके नाम से फेमस हुआ है, फेमस हुआ है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने मैनेजमेंट में साइंस लाया है। मैनेजमेंट में साइंस लाना मतलब मैनेजमेंट को साइंटिफिकली यूज्ड किया है। His main contribution which made him so popular where क्या है, टेलर पब्लिश बुक एंड रिसर्च टेलर प्लानिंग रिसर्च एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड क्या हुआ है, सेकंड देखो क्या लिखा है, हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिश्ड ऑफ शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ही एम्फसाइज्ड ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रॉब्लम को साइंटिफिक मैनेजमेंट लाया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज, क्या कैसे डिफाइन किया है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब साइंस को हर एक एप्लीकेशन पे, हर एक एलिमेंट में साइंस को ला दिया। हर एक एलिमेंट में साइंस को लाना मतलब कुछ भी कर रहे हैं उसमें साइंस को लाना, मतलब हर किसी के लिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लाना, हर किसी के लिए उसका प्रूफ लेना कि ऐसा कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, ये कहलाना क्या कहलाता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन जनरल लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, इट मींस अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, हर जगह साइंटिफिक टूल्स, method and trained personnel in order to increase the output. Scientific management insists of replacement of role of thumb by science. That means decision in organization should not be taken on the basis of will and wishes of manager, but decision must be based on the scientific study conducted by using scientific tool. मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि मैनेजर जो भी बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली वर्क करके आपका गोल ऑर्गेनाइजेशनल अचीव नहीं हो सकता। हमको उसको अचीव करने के लिए साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अभी साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक कहाँ है उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे कि वहां पर इसने निकाला हुआ है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट निकाला। इसको ले लेना आप लोग IMP आपके बुक्स में, अगर आपके पास बुक होगा तो उस बुक में आप डाल दो वहां पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को IMP। उसने सबसे पहले देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने का प्रिंसिपल है, हम लोग हेनरी फेल्स ने कितना प्रिंसिपल्स निकाला था, 14 प्रिंसिपल्स निकाला है। साइंटिफिक मतलब हेनरी फेल ने कितना प्रिंसिपल्स निकाला है दोस्तों, उसने निकाला है 14 प्रिंसिपल्स। और एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने 4 प्रिंसिपल्स निकाला है, 4 प्रिंसिपल, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल्स बोलता है साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। क्या बोलता है, साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। साइंस मतलब यहां पर ले लेना मैनेजमेंट, साइंस मतलब क्या लेना, मैनेजमेंट। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या आप लोग के पास? Yes, sir. चलो हम लोग पहला प्रिंसिपल्स पढ़े, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल्स ये है साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। मतलब बोलता है कि आप साइंस को लो, मैनेजमेंट कर रहे हो ना, तो मैनेजमेंट के लिए आपको क्या लेना है, साइंस लेना है। साइंस मतलब, साइंस का यहाँ पर मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नॉट रूल्स ऑफ थंब। मैनेजमेंट कोई रूल्स ऑफ थंब नहीं है। रूल्स ऑफ थंब मतलब कि रूल्स ऑफ थंब मतलब आप बोल सकते हो कि मान लो ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, या ऐसे करने से ऐसा होगा, ये जो अपन सोचते हैं ना वो नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट को बोल दिया है साइंस। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स Taylor insisted that each job performed in organization should be based on the scientific inquiry and not on
इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड, मतलब कुछ भी मेथड को लगा देने से ये डेवलप हो जाएगा, ऐसा जो मैनेजर्स बोलते हैं वो नहीं है। मैनेजमेंट एक साइंस है, ना कि रूल्स ऑफ थंब है। मैनेजमेंट एक साइंस है, मतलब मैनेजमेंट को आपको क्या करना है, मैनेजमेंट के लिए आपको एक्सपर्ट मतलब साइंटिफिक टेक्निक यूज करना है। साइंटिफिक टेक्निक यूज करना है मतलब साइंटिफिक टेक्निक यूज करना है मतलब होता है कि आपको सही वे पे, एक सही सिस्टमेटिक वे पे आपको चलना है, तभी जाकर के आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। नॉट रूल्स, मतलब रूल्स ऑफ थंब मतलब क्या होता है दोस्तों, रूल्स ऑफ थंब मतलब क्या लिखा है, रूल्स ऑफ थंब मतलब होता है एक मैनेजर का जो परफॉर्मेंस होता है, मैनेजर बोलता है कि ऐसा करने से अगर हम 10 घंटा काम करेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा, ये मैनेजमेंट कहता है। मतलब ये मैनेजर्स बोल दिया, तो क्या 10 घंटा काम करने से ही हमारा गोल अचीव होगा, ये मान लेना गलत है। प्रूफ करना है कि अपन काम कैसा कर रहे हैं, ये देखना मेन होता है साइंस। क्लियर है, ध्यान से समझना। इसका मतलब रूल्स ऑफ थंब मतलब होता है, रूल्स ऑफ थंब मतलब क्या लिखा है देखो, मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, मतलब डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, मैनेजर जो बोल दिया उसको बिलीव कर लेना, ये गलत है। टेलर यहाँ पर सब इसका एग्जांपल यहीं पर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल देखो लिखा है, इन रूल्स ऑफ थंब स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। कुछ अपना पास्ट एक्सपीरियंस को देख करके मैनेजर एक अपना स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। स्टैंडर्ड टाइम बना दिया मतलब कि मैं 10 मतलब पिछले पास्ट एक्सपीरियंस को देख करके बोल दिया कि 10 घंटे पे 10 आवर्स पे 50 बोरी सीमेंट बनेगा, 10 घंटे में 50 बोरी सीमेंट बनता है। उसने एक स्टैंडर्ड टाइम क्या बोल दिया, 10 घंटे में 50 बोरी सीमेंट बनता है। इसने पास्ट एक्सपीरियंस कुछ को देख करके उसने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। बट टेलर क्या बोलते हैं, टेलर इंस्टेड दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन दिस टारगेट शुड बी फिक्स्ड। देखो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब होता है दोस्तों कि कितना काम कर रहा है वर्कर, कितना टारगेट मिला है, ये सबको देख करके ये अपना टारगेट डिसाइड करना, स्टैंडर्ड डिसाइड करना कहलाता है साइंटिफिकली स्टडी। क्लियर है? सबको वॉइस आ रही है? साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब फर्स्ट प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल है किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका एफडब्ल्यू टेलर का। फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। ये बार बार आप लोग कनेक्ट होकर के डिस्कनेक्ट कैसे हो जा रहे हैं? चलो क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट? सर एक बार Yes, और बताइए ना, समझ गया। हाँ चलो ठीक, ध्यान से सुनना। यस सर एक बार ओके ध्यान से सुनना दोस्तों। साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब, ये क्या बोलता है कि मैनेजमेंट जो है ना वो एक साइंस है। साइंस की जगह ले लो मैनेजमेंट नॉट रूल्स ऑफ थंब। साइंस की जगह बोल दो मैनेजमेंट नॉट रूल्स ऑफ थंब। मैनेजमेंट कोई रूल्स ऑफ थंब नहीं है। रूल्स ऑफ थंब मतलब कि मैनेजर अगर कुछ भी बोल दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो उससे मैनेजमेंट नहीं होगा। जैसे इसका डायरेक्ट एग्जांपल पढ़ना। एग्जांपल बोलता है द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। कोई एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया किसी चीज का, जैसे एक प्रोडक्शन लेवल होता है, प्रोडक्शन लेवल के लिए स्टैंडर्ड टाइम बना दिया कि 10 आवर्स पे 10 घंटे में 50 बोरी सीमेंट बनता है। कौन बोल दिया? मैनेजर बोल दिया। किसको देख करके? पास्ट एक्सपीरियंस कभी बना होगा उसको देख करके बोल दिया कि 10 घंटे में 50 बोरी सीमेंट बनता है। तो उस जगह पे टेलर बोलता है कि स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करते हैं साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी को देख करके आपका स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। टाइम स्टडी को देख करके आपका स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है, ना कि पास्ट एक्सपीरियंस को देख करके आप स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर सकते हो। ये उसका कहना है। क्लियर है?
Yes, sir. Yes. sir. चलो सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल क्या लिखा हुआ है? सेकंड रूल लिखा हुआ है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। सेकंड रूल बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। हार्मनी मतलब होता है मिलजुल करके रहना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक ध्यान देना, कभी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर देखना कि वर्कर और मैनेजर का नहीं जमता, या जैसे अपन नॉर्मली अगर बात करेंगे तो नॉर्मली आप देखना, जैसे कैसा एग्जांपल देगा तो एक जो वर्कर और बॉस और वर्कर के बीच में कभी भी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता। मतलब मैनेजर जो काम कराता है और काम करता है, काम करने वाला और काम कराने वाले के बीच में कभी भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। मानते हो इसको? Yes. ठीक है। हाँ, कभी मतलब मैनेजर्स और वर्कर के बीच में कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। कैसे कोऑर्डिनेशन नहीं रहता कि मैनेजर्स का सोच ऐसा रहता है कि वर्कर ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर। वर्कर का क्या सोच रहता है कि आता है, हम लोग को पूरा काम में ठूस देता है, अपना बैठ करके कॉफी पीते रहते हैं। मतलब दोनों के बीच में देखना, उन लोग मतलब जो उन लोग के बीच में जो रिलेशन रहता है ना, वो नेगेटिव रिलेशन रहता है एक दूसरे के लिए। मैनेजर का सोच रहता है जितना काम करवाया जाए इन लोग से ठूस ठूस करके काम कराया जाए। और वर्कर का क्या रहता है? वर्कर सोचता है कि ये हम लोग के ऊपर कोई, हम लोग को मतलब कोई बेनिफिट नहीं देता, सिर्फ क्या करता है, खाली अपना काम कराने का कोशिश करता है। मतलब उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन रहता है? नेगेटिव रिलेशन रहता है। तो यहाँ पर टेलर जी बोलते हैं कि मैनेजर और वर्कर को ना एक साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए, ना कि झगड़ा लड़ाई करना चाहिए। हार्मनी मतलब होता है मिलजुल करके काम करे, नॉट डिस्कॉर्डेड। डिस्कॉर्डेड मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा करने के अलावा एक दूसरे मिल करके काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजर का मेन मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। और वर्कर भी क्या कर रहे हैं? वही ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब दोनों का कॉमन गोल सेम है तो फिर दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई करने का मकसद ही पैदा नहीं होता। दोनों मिलजुल करके काम करें, ये कहना है उसका। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. Mutual give and take and proper understanding, दोनों के बीच में प्रॉपर अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो और दोनों के बीच में म्यूचुअल गिव एंड टेक हो, मतलब वो दे भी और ले भी। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप ऑफ पीपल। वर्कर ग्रुप, एक वर्कर ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है। तो वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप as rival of each other, as worker always feel that they are underpaid and are overburdened with the work, and management always feel that worker are good for nothing. In this principle, Taylor stated that there is need for both the group to change their attitude for each other. He insisted on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. They must develop positive thinking for each other and work with harmony and avoid discordance, as their objective are in one direction only. Clear है जो मैं बताया आपको? क्लियर है दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. तो वही चीज बोलता है कि आपको वर्कर ग्रुप और मैनेजर ग्रुप दोनों को एक साथ मिल करके काम करना चाहिए, जबकि दोनों का जब ऑब्जेक्टिव है वो सेम है तो फिर झगड़ा करके काम करने का जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल पे यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा हुआ है उसको ध्यान देना दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर इज टू अर्न मोर। वर्कर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न मोर। And the objective of the management is to maximize production. Instead of discord for each other objectives, workers can earn more by producing more, which will help in maximizing the production also. इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वर्कर का मेन मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। और मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है। वर्कर क्या बोलता है? मेरे को ज्यादा पैसा मिले। और मैनेजर क्या बोलता है? कि ये ज्यादा प्रोडक्शन करे। तो इन दोनों झगड़ा होगा
कि ये बोलेगा मेरे को कम पैसा दे रहा है, ये बोलेगा कि तू कम आवाज नहीं आ प्रोडक्शन रही कर। है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरे सबके पास ऐसी प्रॉब्लम है क्या? आ रहा है सर। आ रही है आवाज? यस सर। हाँ ठीक। तो दोनों का मतलब वर्कर बोल रहा है कि मेरे को ज्यादा पैसा मिले और मैनेजमेंट बोल रहा है मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो दोनों इस जगह में झगड़ा करने की जगह, जब दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि भाई उसको पैसा ज्यादा चाहिए और उसको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो वो क्या कर दे कि उसको बोल दे, ऑफर दे दे कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। तो वो उसको ज्यादा पैसा भी मिलेगा और ये उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, दोनों का क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है? यस सर। पहला पॉइंट क्या पढ़े? पहला प्रिंसिपल्स क्या बोलता है टेलर? साइंस नॉट Science not rule of thumb. साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल्स क्या बोलता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। क्लियर है? और थर्ड पॉइंट बोलता है, थर्ड रूल्स बोलता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है सब एक साथ काम करें, सब एक साथ काम करें। देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड मतलब होता है सब एक साथ रहे, झगड़ा लड़ाई मत हो। सब एक साथ मतलब सब एक साथ रहे, झगड़ा लड़ाई मत हो। और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है सब एक साथ मिल करके काम करें। जैसे कि इसका एग्जाम इसको पढ़ते हैं अपन, देखना क्या लिखा है। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। वो उसी का एक्सटेंशन है। ऊपर में बोलते हैं कि झगड़ा नहीं करना है, तो झगड़ा नहीं करना है तो मिलजुल करके काम करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर with mutual confidence and understanding for each other. Workers and manager must work in cooperation. The management must take workers in confidence before setting up the standard task for them, because when standard or targets are set up in the consultation of worker, then they will try the best to achieve it. कल एक एग्जांपल लिया था दोस्तों, कल एक एग्जांपल ये लिया था, आपको याद होगा कि मान लो जाए एक बंदा आया, उसने बोला कि 30 दिन में मेरे को 10,000 सीमेंट बोरी चाहिए। कल का एग्जांपल आपको याद होगा कि 30 दिन में मेरे को 10,000 सीमेंट बोरी चाहिए। तो अब ये यहाँ पास मैनेजर से बात किया, वो वर्कर से थोड़ी ना बात करेगा, मैनेजर से बात करेगा कि 30 दिन के अंदर मेरे को 10,000 सीमेंट चाहिए, आप उसका जितना पैसा लेना चाहोगे ले लो, लेकिन मेरे को 30 दिन में मेरे को 10,000 सीमेंट बोरी चाहिए। अब वो मैनेजर क्या करेगा? उसके पास दो ऑप्शन है। अगर वो मैनेजर एक अच्छा इंसान है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि सर इतना तो सोचना पड़ेगा, एक बार मैं अपने वर्कर से बात करके आपको बताता हूं। तो वो जाएगा, अपने वर्कर को बोलेगा कि हमारे पास एक डील आया है, डील ये आया है कि हमको 30 डेज पे 10,000 सीमेंट्स बोरी हम लोग को प्रोडक्शन करना है, क्या हम कर सकते हैं क्या? अगर आप लोग बोलोगे कि हम करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, तो हम उस डील को अचीव करेंगे और इसके बदले हम आपको ज्यादा भी पैसा देंगे। जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको पेमेंट भी होगा, और आप उस वर्क को अगर आप करेंगे बोलोगे तो मैं उधर क्या करूंगा, डील को फाइनल करूंगा। तो इतना बोलने से, मैनेजर के इतना बोलने से वो जितने भी वर्कर है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मैनेजर हम सबके साथ मिलजुल करके काम करता है। वो सोचता है कि हम कितना कमा पाएंगे, कितना कर पाएंगे, उसको बताता है और उसके साथ वो हम लोग को पूछता है, तो उससे वो उसका आंसर दे सकता है, हाँ सर ले लो, या बोलेगा नहीं सर कुछ जगह ज्यादा ही हो रहा है, आप कम करो, इतना हम इतना प्रोडक्शन कर सकते, इतना बोलेगा तो इतना कर देंगे। या बोलेगा सर हाँ हम ओवर टाइम मेहनत करेंगे, आप पूछ दिया बहुत अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करें, हम ओवर टाइम मेहनत करेंगे, उनको डील कंप्लीट कर दो। तो क्या है, कॉपरेशन है। उसी के जगह अगर मैनेजर अच्छा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो 10,000 सीमेंट का क्या कर देगा, 10,000 सीमेंट का डील कर दिया फाइनल, और इधर आकर के वर्कर को डेली मतलब वर्कर के ऊपर एकदम से चढ़ाई करे कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है, इतना करो 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 करो। तो ये सही है कि उससे कंसल्ट करके करना सही है?
सर कंसल्ट कंसल्ट करके करना चाहिए। तो यही चीज बोला हुआ है कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब होता है कि कॉपरेशन के मतलब एक साथ मिलजुल करके काम करो, अकेला बंदा डिसाइड मत करो। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो Yes, इसका sir. एग्जांपल, इस बुक में क्या दिया हुआ एग्जांपल उसको देख लेते हैं। फॉर Yes, sir. एग्जांपल, while assigning job to worker, if management ask them about the interest and then work is assigned according to their interest, definitely the worker will perform it more efficiently। क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो जाए जब वर्कर कोई काम, मतलब मैनेजर काम असाइन करता है, काम देता है, जॉब देता है किसी वर्कर को, तो उस जॉब देने की जगह वर्कर से मैनेजर पूछ ले कि आपको कैसे टाइप का जॉब पसंद है, आपको कौन सा जॉब एकदम अच्छा लगता है, आप कौन सा जॉब करना चाहोगे, तो वर्कर अपना जॉब बताएगा। और वो जॉब को अगर वो असाइन कर दिया उसको, तो वो अपने खूब इंटरेस्ट के साथ उसको कमाएगा। आपको जो चीज पसंद है वो चीज करने को मिल जाए तो आप खूब इंटरेस्ट के साथ करते हो, लेकिन आपको जो पसंद नहीं है वो काम करने बोल दे तो क्या आप करोगे? क्या नहीं करेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को जॉब दे रहे हो तो उसको वो जॉब दो जो उसका इंटरेस्ट है जिसमें, तभी आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आएगा। ये उसका बोलना है। क्लियर है? हम लोग FW टेलर का प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। FW टेलर का सबसे पहला प्रिंसिपल्स पढ़े साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब, सेकंड प्रिंसिपल पढ़े हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, थर्ड प्रिंसिपल पढ़े कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? यस सर। सर लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट इसका चार प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल बोलता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या बोलता है मैनेजर, मतलब FW टेलर्स बोलता है कि कभी भी कोई वर्कर्स आपके यहाँ असाइन होता है, आता है आपके पास जॉब करने, तो उसको डायरेक्ट जॉब में लगाने की जगह डेवलप्ड करो, मतलब ट्रेनिंग दो उसको। क्या दो? ट्रेनिंग दो उसको, ट्रेनिंग कराओ उसको, अच्छे से काम कराओ, पहले सिखाओ उसको, सिखाने के बाद उसको उसका इतना सिखा डालो कि उसका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो जाए और वो काम करने के लिए प्रॉस्पेरिटी पे आ जाए। तो यही चीज लिखा हुआ है, डेवलप्ड ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। इंडस्ट्रीज का एफिशिएंसी उसके वर्कर पे डिपेंड होता है। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन के हिसाब से वर्कर का भी एफिशिएंसी होता है। Teller instead due care should be taken while selecting the employees, and after selection they must be given job according to their qualification. Employee must be sent for training for time to update their knowledge. This will ensure great efficiency and prosperity for both company and workers. Clear है? टेलर बोलता है कि टाइम पे अपने वर्कर को टाइम पे क्या करते जाओ, अपग्रेड करते जाओ, उसको ट्रेनिंग देते जाओ, ताकि वो क्या करते जाए, उस ट्रेनिंग के बदले वो उससे क्या होते जाए, वो ट्रेनिंग से सीखते जाए और अपना वर्क को जल्दी से जल्दी फास्ट वे में करना चालू कर दे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब वेस्टेज कम हो और उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होते जाए। तो ये भी करना आपको बहुत जरूरी है। ये बोलता है वो। क्या चार जाया? बोलो सर एक बार और बताइए। एक बार और बार। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू, हाँ ओके, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब ये होता है कि बोलते हैं आप जो वर्कर है, जितने भी वर्कर आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम पे डेवलप, उसको ट्रेनिंग देते जाओ, उसका सिलेक्शन को उसके ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली कराओ।
ट्रेनिंग देते जाओ उसको, मतलब डायरेक्ट काम पे लगाने की जगह उसको ट्रेनिंग पीरियड पे रखो। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? सिखाना। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? सिखाना। पहले उसको सिखाओ कि कैसे करा जाता है। जब वो सीख जाएगा अच्छे से, तो जैसे सीखेगा तो उससे क्या होगा? वेस्ट नहीं होगा, और वेस्ट नहीं होगा तो उसका एफिशिएंसी उस पर बढ़ते जाएगा। तो ये काम आपको करना है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। डेवलपमेंट मतलब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सिलेक्शन दो। किसको? वर्कर को, ताकि उसका ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी हो जाए। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मतलब वो बहुत जल्दी मतलब ग्रोथ करने लगे। तो वही चीज उसके अंदर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन देयर एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन, tailor institute care should be taken while selection the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification। टेलर बोलता है कि जो सिलेक्शन करते हो, जब आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो तो उसके क्वालिफिकेशन स्किल के हिसाब से सेलेक्ट करो। जो बंदा काम कर सकता है वो उस टाइप का काम कर सकता है, उसी को लो। जैसे अपन बात करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक पे होता है। बैंक पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट है मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि बैंक में जो काम करते हैं, कैशियर अलग होता है, वो और अलग, और कोई अलग अलग काम करते हैं। तो वो जो अलग अलग काम करते हैं, तो डायरेक्ट उसको जैसे मतलब पेपर से पास आउट हो उसको लगा देते हैं क्या? नहीं लगाते। उसको क्या कराते हैं? पहले ट्रेनिंग कराते हैं। क्या ट्रेनिंग कराते हैं? कि आपको ऐसा काम करना है, ऐसा ऐसा काम करना है करके उसको 6 महीना साल भर का क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो क्या कर सकता है? अपने आप को एफिशिएंसी ला सकता है। क्या जैसे कोई भी जॉब होता है, जैसे अगर पुलिस का जॉब होता है तो पुलिस के जॉब में देखना आपको क्या होता है, पूरे जितने भी पुलिस होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं उसको सबसे पहले कहाँ भेजते हैं? ट्रेनिंग पीरियड पे भेजते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में इसलिए भेजते हैं ताकि वो ट्रेंड होकर के आ जाए, और ट्रेंड होने के बाद उसको क्या करते हैं? उसके हिसाब से उसको काम देते हैं। जो एकदम अच्छा स्पीड दौड़ता है, एकदम अच्छा ऊपर चलता है, उसको हेड बना देता है, कांस्टेबल बना देता है। ऐसा होता है ना, देखे हो ना पुलिस का। यस सर। हाँ, तो वही चीजें इसके अंदर भी आता है कि आप पहले वर्कर को क्या करो? ट्रेंड करो। ट्रेंड करने के बाद उसने कितना नॉलेज ले लिया है, उसका नॉलेज को देख करके उसको क्या करो? जॉब असाइंड करो, जिससे आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। मतलब अगर किसी को शूटिंग अच्छे से आता है तो उसको शूटिंग वाले जगह चीज दो। अब जिसको शूटिंग नहीं आता वो शूटिंग कर रहा तो थोड़ी ना कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो वही लिखा हुआ है। 4 प्रिंसिपल्स है भाई। आपका FW टेलर्स ने सिर्फ 4 प्रिंसिपल निकाला हुआ है। 4 प्रिंसिपल्स, और वो भी प्रिंसिपल्स किसके लिए निकाला हुआ है? वर्कर के लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल्स बोलता है साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। सेकंड प्रिंसिपल्स बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फोर्थ प्रिंसिपल बोलता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्लियर है चारों प्रिंसिपल? यस। Yes, sir. चलो, आपके पास 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में आप लोग क्या करो, उसको एक बार आपके, अगर जिसके पास बुक नहीं होगा, PDF को ओपन करके एक बार रीड करो अच्छे से, और कोशिश करो अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से बताऊंगा। जो पॉइंट समझ नहीं आएगा फिर से पूछ लेना मेरे को। 5 मिनट में इसको अच्छे से रिवीजन करो। 5 मिनट बाद मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। अभी बंद होने वाला है 1 मिनट में, तो 1 मिनट के बदला मैं 5 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ। मतलब अभी 5:42 हुआ है मेरे मोबाइल पे, 5:47 पे मैं आपको क्या करूंगा? लिंक सेंड करूंगा। तब तक स्पीडली एक बार आप अपने बुक में, जिसके पास बुक है वो बुक से पढ़ो, और जिसके पास PDF है PDF से पढ़ो। जो क्या बोलते हैं, जो CG बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होंगे, जिसके पास अगर नवबोध बुक होगा, तो नवबोध बुक में शायद ये नहीं दिया होगा। शायद ये नहीं दिया होगा, तो आप लोग PDF देख के पढ़ना। ठीक है, PDF में देख करके पढ़ना, जिसके पास नहीं दिया होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। टेक केयर। अभी थोड़ी देर में सेंड करूँ ना।